हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू MNS सक्सेस पॉइंट। मैं हूं रविश और आज मैं आप सभी के साथ अपनी सफलता सीरीज़ की जो हमारा सेक्शन है हिस्ट्री, उसका फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। तो उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले सभी एसएससी रेलवे एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। क्योंकि देखिए, टॉपिक्स हम कितने ही पढ़ते रहें लेकिन जब तक हम उसके टॉपिक्स से रिलेटेड MCQ प्रैक्टिस ना कर ले तो हमारे एग्ज़ाम में हम प्रेशर इतना होता है कि उसको सही से हैंडल नहीं कर पाते। तो इसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस का सेट लेकर आए हैं और डे बाय डे हम क्वेश्चन सेट लेकर आते रहेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहेगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य हमारा मध्यकालीन भारत में पड़ता है। अगर आपने मिडीवल हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने ज़रूर इसके बारे में सुना होगा। काफ़ी फेमस राज्य था और अभी भी काफ़ी फेमस है। इसे वर्तमान में हम्पी के नाम से जाना जाता है। हम्पी जो कर्नाटक में है उसके नाम से जाना जाता है। तो ये पूछा है क्वेश्चन में कि इसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस है तुलु वंश ने, संगम वंश ने, सालू वंश ने या फिर देवराय वंश ने। चारों ही वंश जो है ये उसी टाइम के हैं। और देखिए, ये दक्षिण भारत का हिस्सा है। दक्षिण भारत यानी जो वर्तमान में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश है, तो ये वो उस पार्ट में स्थित था ये वाला राज्य। तो जो सही ऑप्शन होगा इसका, वो होगा हमारा संगम वंश। तो देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंशीय शासक हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। देखिए, हरिहर और बुक्का दो भाई थे जो थे तो हमारे हिंदू संस्कृति के, लेकिन इन्होंने स्थापना करने के लिए मुस्लिम सभ्यता को ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद ये सभ्यता बनी थी। तो इन दोनों ने स्थापना की थी विजयनगर राज्य की। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर होगा हरिहर और बुक्का। और कई बार पूछा जाता है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा 1336। देखिए, क्वेश्चन के साथ साथ हमें उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताता रहूँगा और मुझे पूरा यकीन है कि यही क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं पर ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो देखिए, 1877 में एक दरबार लगा था। आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों के टाइम पर जो मीटिंग्स होती थी उनको आज के टाइम पे दरबार कह दिया जाता था। तो उस टाइम एक मीटिंग हुई थी इंपीरियल दरबार। तो उसमें इनमें से कौन गया था हाथ से काटे हुए खादी के कपड़े पहनकर? आप सभी जानते हैं कि खादी है सूती खादी, जो आप आज भी बड़े बड़े इंडियन कल्चर्स में पहनी जाती है। तो सबसे पहली बार कौन गया था पहनकर? तो ऑप्शंस है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या फिर GV जोशी या गणेश वासुदेव जोशी। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर होगा आपका, वो होगा गणेश वासुदेवन जोशी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पूर्व सार्वजनिक सभा के गणेश वासुदेवन जोशी विक्टोरिया हॉल कलकत्ता में संपन्न 1877 ईस्वी के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर गए थे। तो यहाँ से हमें एक क्वेश्चन और मिलता है कि पूरा सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की थी हमारी GV जोशी जी द्वारा। और ये ही सबसे पहली बार इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर गए थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? देखिए, सूफी परंपरा ये भी मध्यकालीन भारत का ही क्वेश्चन है। मिडीवल एरियाज में जब हमारा दिल्ली सल्तनत चल रही थी तो उसी साथ को एक ऐसा वर्ग उदित हुआ जिसने अपनी नई विचारधारा लेकर आए और उन्हीं के आधार पर नए नए धर्म का उदय किया। तो उन्हीं में से एक था हमारा सूफी परंपरा। तो उसमें पीर शब्द आता है, जो आप जगह जगह अभी भी जाते हैं पीर दरगाह पे। तो उस पीर का अर्थ क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, सही आंसर बताना है हमें। तो सही आंसर होगा इसमें आपका सूफियों का गुरु।
कैसे कि सूफी परंपरा में पीर से अर्थ होता है गुरु और मुरीद से अर्थ होता है शिष्य। देखिए दो वर्ड है, पीर का होता है गुरु और मुरीद का अर्थ होता है शिष्य। तो दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या पता आपको मुरीद पूछ लिया जाए। तो गुरु अथवा पीर एवं इसके शिष्य अथवा मुरीदों के बीच का जो संबंध है वो सूफी पंथ का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। यानी जो सूफी संप्रदाय है उसमें गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है उसे बहुत महत्व दिया गया है। यानी पीर और मुरीद के रिश्ते को काफ़ी महत्व दिया गया है। तो अगर इसका सही आंसर होगा आपका सूफियों का गुरु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहन पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। आप सभी जानते हैं मंगल पांडे जी को 1857 की क्रांति के समय जो सबसे पहले गोली इन्होंने ही चलाई गई थी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसको शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति भी यही थे। कारण आप सभी जानते होंगे, क्योंकि ये पक्के पंडित थे और उस समय कहा जा रहा था कि जो राइफल यूज़ हो रही हैं उसमें सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग हो रहा था, जिससे जो आपकी हिंदू संप्रदाय के लिए गाय मुख्य है और मुस्लिम संप्रदाय के लिए सुअर। तो इन दोनों की भावनाओं को काफ़ी आघात पहुंच रहा था। तो इसीलिए मंगल पांडे जी ने 1857 में पहला विद्रोह किया था। तो क्वेश्चन सिर्फ यही है कि पहला विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी। तो सब सही आंसर होगा इसका बैरकपुर, क्योंकि वो बैरकपुर छावनी में ही थे। तो अब मंगल पांडे जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34th रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों का विद्रोह के लिए आह्वान किया। तो आपको ये रेजिमेंट भी याद रखना है, 34वां रेजिमेंट था और बैरकपुर छावनी थी। मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और हरिसन को गोली मारी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंगल पांडे ने किसकी हत्या की थी और किस पर गोली मारी थी। तो बाग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये गोली वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है कि मेजर सार्जेंट को गोली मारी थी। नेक्स्ट इसमें है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया था और साथ ही जो 34th रेजिमेंट थी उसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये थी मंगल पांडे जी के बारे में। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन करना है उससे रिलेटेड हमें सब इन्फॉर्मेशन जाननी जरूरी है, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन किस तरह से बनकर एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था। 4 ऑप्शन है, मदुरा, अरिकमेडु, पुम्पुहर और मुसिरी। तो द राइट आंसर विल बी अरिकमेडु। तो ये अरिकमेडु जो है वर्तमान में पांडिचेरी को ही कहा जाता है। अरिकमेडु एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था जहाँ देश के विभिन्न भागों से व्यापार वस्तुएं एकत्र की जाती थी। तो अलग अलग पार्ट से सामान इकट्ठा होकर अरिकमेडु नामक बंदरगाह कह सकते हैं, इस पर इकट्ठा होता था और फिर यहीं से सारी वस्तुएं कहाँ जाती थी, रोम के लिए जाती थी। रोम कहाँ पर है, यूरोप का देश है, इटली रोम वाला रोम है ये। और अच्छा, इस बारे में पता कैसे चला है कि ऐसे यहाँ व्यापार हुआ करता था। तो इसका जो पता चला है, जो अरिकमेडु नामक स्थल है इसकी खुदाई की गई तो यहाँ पर रोमन द्वीप के टुकड़े, कांच के कटोरे, रत्न, मनके और बर्तन प्राप्त हुए हैं। इन्हीं के आधार पर कहा गया है कि संगम काल में अरिकमेडु रोमन व्यापार के मुख्य केंद्रों में से एक था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था। देखिए जिस तरह से कृषि आंदोलन आज के समय में चल रहे थे, ठीक उसी तरह से अपने अधिकारों की मांग के लिए जो कृषक वर्ग था, भारतीय कृषक वर्ग था, वो अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा था। क्योंकि देखिए हो क्या रहा था, अंग्रेजों से उस समय व्यापारिक कृषि कराई जा रही थी। व्यापारिक कृषि यानी कि कहीं उन्हें नील उगवाया जा रहा था, कहीं उन्हें जितने भी व्यापार के लिए उपलब्ध वस्तु हैं उनका उत्पादन किया जा रहा था और उनका उचित दाम नहीं दिया जा रहा था। तो इसी को लेकर किसान वर्ग काफ़ी दुखी था और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा
आंदोलन किए हैं। तो इतिहास में भी किसानों द्वारा काफ़ी आंदोलन किए गए हैं। तो उन्हीं आंदोलन में लाला लाजपत राय जी ने भी एक बार अपना पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये भारतीय देशभक्त थे। इन्होंने किसानों का साथ दिया और इसी से चिढ़कर जो अंग्रेज थे उन्होंने इन्हें जेल में डाल दिया। जेल में कहाँ भेजा था? मांडले में। देखिए ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मांडले में भेजा गया था। तो इस सन बताने कि किस टाइम पर उन्हें मांडले में भेजा गया था। तो द राइट आंसर विल बी 1907, 1907। तो पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय जी को 1907 में निर्वासित करके मांडले भेजा गया था। तो ये सही आंसर होगा। देखिए एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे कि 1905 में इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? सभी को पता है 1905 में बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी। तो जिसे भी पता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो देखिए आपके चार ऑप्शन हैं। जतिन दास जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, राजगुरु जी हैं और कल्पना दत्त जी हैं। तो इन चारों में से किसे फांसी की सज़ा दी गई थी? तो द राइट आंसर विल बी राजगुरु। आप सभी जानते हैं राजगुरु। और कैसे दी गई थी आप सभी को पता है। हमारे जो 3 देशभक्त थे, कौन कौन थे वो? वह थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इन तीनों को ही फांसी की सज़ा दी गई थी। साथ ही यह भी जानना पड़ेगा कि जतिन दास जी जो थे वो पहले भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्हें भूख हड़ताल के कारण मृत्यु मिली थी। यानी कि ये जेल में थे और जेल के दौरान इन्होंने भूख हड़ताल की और भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। जबकि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं और कल्पना दत्त जी हैं, इन दोनों ने अंग्रेज़ों के साथ मुठभेड़ के समय अपने आप को स्वयं ही गोली मार ली थी। यानी इनका कहना था कि हम अंग्रेज़ों के हाथों नहीं मरेंगे, हम अपने आप शहीद होंगे। तो दो सही आंसर हमारा राजगुरु है। राजगुरु को फांसी दी गई थी। जतिन दास जी थे, जतिन दास जी को हमारा क्या कहते हैं, भूख हड़ताल के द्वारा मृत्यु हो गई थी। और चंद्रशेखर आज़ाद और कल्पना दत्त जी ने अपने आप को स्वयं ही गोली मार ली थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्षों पहले हमने नियति के हाथ एक वादा किया था और अब यह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? देखिए डेट देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि यह हमारी आज़ादी से एक रात पहले की बात है। तो जिस समय हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो 14 अगस्त की रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा एक बहुत बड़ी स्पीच दी गई थी। और उसी स्पीच का पार्ट था ये कथन, जिसमें उन्होंने कहा था कि वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था। यानी उन्होंने वादा किया था अपनी मातृभूमि से कि हम एक न एक दिन अपने इस भूमि को अंग्रेज़ों के हाथों से बाहर निकालकर स्वतंत्र करेंगे। और आज उस वादे को पूरे करने का समय आ गया है, अर्थात हमें आज स्वतंत्रता मिल चुकी है। तो ये कथन कहे थे जवाहरलाल नेहरू जी ने। और ये उन्होंने कही थी अपनी बुक ट्रस्ट विद डेस्टिनी। बुक का नाम है, ये पूछ लेते हैं, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। डेस्टिनी यानी भाग्य, यानी भाग्य पर जो विश्वास था वो एक न एक दिन जरूर पूरा हुआ और हमारा देश आज़ाद जरूर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मेहरौली में जंग रहित लोहा स्तंभ है यह किसने बनवाया था? तो आप सभी यह जानकर आश्चर्यजनक होंगे कि जो दिल्ली में मेहरौली नामक स्थल है वहाँ पर जो लोहा स्तंभ है वह आज तक भी जंग रहित है। अर्थात उसमें इस तरह से जो बनाया गया है, निर्माण किया गया है या मिश्र धातुओं का प्रयोग किया गया है कि उस लोहे पर आज तक भी जंग नहीं लगा है। तो यह जो लोहा स्तंभ है ये किसने बनवाया था? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, गुप्त, सातवाहन, मौर्य या फिर कुषाण। तो जो सही आंसर इसका होगा वो होगा आपका गुप्त। गुप्त कैसे? कि मेहरौली का लोहा स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। दक्षिणी दिल्ली में मेहरौली स्थित लोहा स्तंभ में चंद्र शासक की विजय का उल्लेख है। यह स्तंभ गुप्त कालीन धातु विज्ञान के समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण है। देखिए ये गुप्त काल की जो आपकी धातु विज्ञान था तो उसी का एक उत्तम प्रमाण है कि इस स्तंभ पर अभी तक भी कोई
जंग नहीं लगा है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? तो देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था वो आया था आपको 1784 ईस्वी में। तो इसमें क्या स्थापित किया गया था? ऑप्शन है निदेशकों की अदालत, नियंत्रण बोर्ड, राजस्व बोर्ड या फिर स्थायी परिषद। तो जो सही उत्तर होगा इसका वो होगा नियंत्रण बोर्ड। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा इंग्लैंड में सरकार के अधीन एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका कार्य क्या था कि जो डायरेक्टर्स हैं वो जो नीतियाँ बना रहे हैं उन्हें कंट्रोल करना। देखिए, सीधी भाषा में बताऊं तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कंपनियां थी, अंग्रेजों की जो कंपनियां थी, उन्हें पूरा अधिकार दे दिया गया था कि वो किसी भी तरह भारत पर व्यापार करें या कोई भी निर्णय लें। तो इस तरह से जो अंग्रेज थे उन्होंने अपनी काफ़ी मनमानी चलाई। जो कंपनी के मालिक थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। तो जब इन्होंने इतनी ज़्यादा अव्यवस्था फैलाई तो उसी अव्यवस्था को संभालने के लिए 1784 का एक्ट आया। 1784 के एक्ट में एक नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया। तो इस नियंत्रण बोर्ड का काम था कि जो ये अंग्रेजी कंपनियां हैं यह कोई अव्यवस्था तो नहीं कर रही, उसका ध्यान रखना। तो इसीलिए एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी जिसमें 6 सदस्य थे। 6 सदस्य में कौन कौन थे? 2 सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल के थे और शेष प्रीवी काउंसिल के थे। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये है सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू।